आगे कहता है आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड की मैंने आपको डेफिनेशन वो बता दिया है, साइटेशन जो कि PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज 488 488 पे है। खोसा साहब की जजमेंट है, अब तक की वो आईडी परेड पे वही जजमेंट है। डिटेल बताया गया कि जी मजिस्ट्रेट ने जब आईडी परेड कंडक्ट करना है तो उसने किन किन पहलुओं को देखना है, किन किन फैक्ट्स को देखना है, कहाँ कहाँ पे वो चीज़ें देखनी है, वो बताया गया। आगे वो बात करता है कि जी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड वो सेक्शन 23 है क्या कि वो आपका कहता है जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन मिल के कोई कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो उनमें से जो बंदा जो कुछ कहता है, जो करता है, जो लिखता है, वो बाकियों के खिलाफ रेलिवेंट होगा, बाकियों के खिलाफ में से वो रेलिवेंट होगा। इसी तरह आगे वो आ जाता है एफ एली भाई, ये 24 है। उसके बाद कहता है विच प्रोविजन कन्फर बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन एक्यूज टू प्ली, ये आपको 121 है कि जी जब स्पेशल कोई प्ली लेता है कोई बंदा तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे आ जाता है, सेक्शन 121 में बताया गया है। आर्टिकल डैमेजेस के लिए 24(5) है। विच ऑफ दी हाई कोर्ट रूल्स आईडी परेड्स के लिए वो कहता है कौन से हाई कोर्ट के रूल्स हैं, वो आपका वॉल्यूम 3 है, चैप्टर 11 है, पार्ट सी है। ठीक है, 11 पार्ट सी। आगे कहता है कि जी व्हाट इज एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एडमिशन। एडमिशन आपका एडमिजिबल है और एडमिजिबल वो उसके लिए बता दिया गया जी 31 में 5-6% बता दिए। कौन पार्टी खुद कर सकती है, उसका अथराइज एजेंट कर सकता है, रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट कर सकता है, और जिनसे आपने इंटरेस्ट ड्राइव किया है वो कर सकता है, जिनका पैक्टरी इंटरेस्ट है वो कर सकता है, जिसका कोई प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है वो कर सकता है। जो आपका 32 के तहत जो आपके अगेंस्ट आपके जो पार्टी जो अपने अगेंस्ट डिपोज करे वो कर सकता है, और इसी तरह जिसको आप रेफर कर देते हैं वो भी आके एडमिशन कर सकता है। ठीक हो गया, ये आपके सारे पर्सन एविडेंस कर सकते हैं। आगे कहता है आपका व्हेन कन्फेशन इज वॉलंटरीली जब पार्टी खुद आके एविडेंस देती है। आगे कहता है व्हेन व्हाट इज द रिलेशन ऑफ 37 और 164 37 सिंपली कहता है जब हम 164 के स्टेटमेंट लेके आए ना तो 364 में बताया गया कि जी जब वो आएगा तो उससे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या कि जी आर यू नो यू आर प्रेजेंट बिफोर कोर्ट, यू आर नॉट बाउंड टू मेक स्टेटमेंट, this if you make this statement, this statement may be used against you, and you are making the statement or confession without duress, without coercion। ठीक है, और आप यू आर मेकिंग स्टेटमेंट और कन्फेशन विद योर ओन फ्री विल। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जी आप अपनी मर्जी से स्टेटमेंट दे रहे हैं या कन्फेशन कर रहे हैं, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया, आपको किसी ने कंपेल नहीं किया, आपको किसी ने क्वेश्चन नहीं दी। ठीक है, और ये स्टेटमेंट आप करेंगे तो ये आपके खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती है, ये 364 में बताया गया। और इसी तरह 37 में भी यही कहा गया कि जी कन्फेशन विद प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट या थ्रेट, वो कोई प्रॉमिस और वो कोई कन्फेशन नहीं है। कन्फेशन विद प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, वो ऐसा कन्फेशन कोई कन्फेशन नहीं होता। 41 में वो बता दिया गया कि जी अगर यही 3 चीज़ें रिमूव कर दें तो वो जो कन्फेशन होगा वो रेलिवेंट होगा, वो रेलिवेंट होगा। आगे कहता है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ आगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कन्फेशन अगेंस्ट को एक्यूज्ड, ये हमने पढ़ा है 43 में। 43 में क्या है कि जी एक आपका एविडेंस जो दूसरे एविडेंस के खिलाफ देते हैं वो उसकी इनकल्पेटरी स्टेटमेंट है या एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट है। इनकल्पेटरी स्टेटमेंट वो जिसमें वो खुद को इन्वॉल्व करता है, और एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट जिसमें वो खुद को इन्वॉल्व नहीं करता है। सपोज कि मिस तमीना पे 380 लगा है, ठीक है, और इसके साथ मिस तमीना के साथ मिस आयशा और मिस सायरिश ये
को विटनेसेस हैं। मिस तमीना आके कोर्ट में बयान देती है कि जी मैं, मिस आयशा और मिस सैरिश ये मिल के गए थे, हमने तीनों ने मिल के चोरी किया है। अब 43 क्या कहता है? 43 कहता है कि जी ये जो मिस तमीना ने बयान दिया है, इसका बयान इनके खिलाफ तो एज ए एडमिशन समझा जाएगा, बाकियों के खिलाफ एज ए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगी। किन का म्यूट अनमाइक करना है? अच्छा अच्छा, अपना है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा चलें आगे जी। आपका अंडर विच आर्टिकल प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ इज अटैच्ड टू रिकॉर्डेड कन्फेशन स्टेटमेंट। आप देखें कन्फेशन जो आपका प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल होती है जो फ्रॉम कस्टडी से आए, ये 91 है या 92 है, इस तरह का एक सेक्शन है, उसमें वो बताएगा कि जी ऐसा कन्फेशन जो मतलब कस्टडी से आया है, किसी रिकॉर्ड से आया है, तो उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल होती है। ये है आपका 91 91 जी। ऐसा कोई स्टेटमेंट जो आपका 167 की स्टेटमेंट कोई किसी रिपोर्ट वगैरह किसी कस्टडी से आए तो उसको प्रिजम्पशन होती है, ये 91 है। आगे था व्हाट इज द एविडेंशियली वैल्यू ऑफ कन्फेशन, वही हमने आपको बताया कि वो आपका उस कन्फेशन पे सज़ा दी जा सकती है। वो हम देखें ना कन्फेशन के लिए वो आ, आ, उसमें 243 है मजिस्ट्रियल ट्रायल में, और 265 है, 265 है आपका सेशन ट्रायल में। वो वहाँ पे भी कन्फेशन पे कोर्ट सजा दे सकती है। आगे जी आपका आगे जी आपका चलें आगे कहता है आपका व्हाट इज द एविडेंस। आगे कन्फेशन कंक्लूसिव प्रूफ क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ के लिए ना आर्टिकल 128 है। इसी तरह पीछे आप देखें तो 29 मतलब सेक्शन आर्टिकल 2 सब सेक्शन 9 वो कंक्लूसिव प्रूफ से डील करता है कि जी कंक्लूसिव प्रूफ मतलब जहाँ पे कोर्ट दूसरी पार्टी को भी रोक देती है कि जी आप इसको डिसप्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको प्रूव नहीं कर सकते, जहाँ पे कोर्ट कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कंक्लूसिव प्रूफ है तो उसको फिर पार्टी उसके अगेंस्ट एविडेंस भी नहीं दे सकती। जैसे बच्चा 6 महीने शादी के 6 महीने बाद बच्चा पैदा होता है तो वो समझा जाता है वो लेजिटिमेट है, बाप कह भी देगा जी मेरा नहीं है, तो कोर्ट उस पे मतलब जो है उनको डिसप्रूव करने के लिए एविडेंस की इजाज़त नहीं देगी। कहता है व्हाट इज द वैल्यू एविडेंस की वैल्यू ऑफ रिट्रैक्टेड कन्फेशन। ये डिपेंड करता है कि जी पहले वाली स्टेटमेंट ठीक थी या नहीं थी, बाद में मतलब रिट्रैक्टेड कन्फेशन की भी एविडेंस की वैल्यू है, ठीक है। सपोज के वो बच्ची पहले हम अपने मतलब दोस्त के साथ चली जाती है तो वो स्टेटमेंट देती है कि जी मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, या पहले माँ बाप के पास होती है तो वो कहती है कि जी मुझे अगवा किया गया है, बाद में अपने दोस्त के साथ चली जाती है तो वो कहती है कि जी नहीं मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने अपने मर्जी से की। तो कोर्ट सरकमस्टांसेस देखेगी कि जी विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन की भी वैल्यू होती है। आगे कहता है व्हेन द ओरल एडमिशन ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज रेलिवेंट, वही आपका 71 है कि जी ओरल एविडेंस आपकी उस टाइम आपका ओरल एविडेंस उस टाइम मतलब जो वैल्यूएबल होती है जब हमने कोई ओरल डॉक्यूमेंट ओरल फैक्ट को प्रूव करने के लिए ओरल एविडेंस चाहिए होती है। ये 72 देखे ना कि देखे जी ऑल द फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड आइदर बाय ओरल और
डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, 72 कहता है तमाम फैक्ट्स को हम ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं। फिर कि उसकी आगे एक्सेप्शन आ जाती है कि जी हाँ, जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी तो डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए हम डॉक्यूमेंट में लेके आएंगे। सपोज कि मिस तमीना कहती है कि जी मैंने 5 लाख लेना है मिस आयशा से, तो इसको फिर ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकती है। ठीक है, इसको ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकती है मिस तमीना, क्योंकि उन्होंने ओरल एविडेंस दी है। इसी तरह ये आके चेक दे दें मिस तमीना के जी देखें मैंने ये चेक दिया था, ये चेक को मिस आयशा ने अपने अकाउंट से विड्रॉ भी करा लिया है, मिस आयशा के अकाउंट की ये मैंने स्टेटमेंट दी है। अब डॉक्यूमेंट आ गया है, इस डॉक्यूमेंट को डिसप्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा। जैसे मिस आयशा कहती है कि जी नहीं मैंने कोई डॉक्यूमेंट, मैंने कोई बेस से विड्रॉ ही नहीं कराए। अब डॉक्यूमेंट आएगा कि जो उसने विड्रॉ कराए हैं, तो वो मिस आयशा जो मर्जी कहती रहे उनकी बात नहीं मानी जाएगी। उस डॉक्यूमेंट को डिसप्रूव करने के लिए इनको डॉक्यूमेंट लेके आने पड़ेगा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है, जैसे आपको मैरिज निकाहनामा में 5 लाख लिखा होता है, अगर हस्बैंड आके कह दे कि जी नहीं नहीं 5 लाख नहीं, वो तो लिखा गया था 1 लाख या 2 लाख लिखा गया था, तो कोर्ट उनकी ओरल एविडेंस नहीं लेगी, ओरल एविडेंस नहीं लेगी। हाँ, वो उसको डिसप्रूव करने के लिए वो एक नया निकाहनामा लेके आए जाए जहाँ पे वो 2 लाख लिखा है, तो कोर्ट उसको कंसीडर कर सकती है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हेन ओरल एडमिशन ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज रेलिवेंट, वो ओरल एविडेंस एडमिशन भी वो हो सकता है जब आपका कुछ फैक्ट्स हों। जैसे आप देखें सेक्शन 104 से 109 तक, वहाँ पे भी वो फैक्ट्स हैं जहाँ पे ओरल एडमिशन आपकी रेलिवेंट हो जाती है, ओरल एविडेंस आपकी रेलिवेंट हो जाती है। वो सेक्शन 104 आर्टिकल 104 से 109 तक। जैसे 102 कहता है कि जी आर्टिकल 102 कहता है कि जी जब भी कोई आपने डॉक्यूमेंट देना है, तो अगर ला कहता है कि जी उसको लिख लें, तो आपने उसको लिखना है, उसको लिखना है। कोई कंट्रैक्ट, कोई ग्रांट, कोई डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, वो अगर कर रहे हैं तो ला कहता है कि जी उसको लिखना है, तो आपने लिख लेना है। अब वही कहता है कि जी 103 में अगर वही लिखा हुआ प्रूव हो गया है प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस है, तो फिर उसके अलावा कोई ओरल एविडेंस नहीं मांगी जाएगी। ठीक है, आगे फिर वो 105 में कहता है कि जी हाँ उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जिसमें वो प्रूव नहीं हो रहा है। जैसे आपने कहा कि जी कराची में एक प्रॉपर्टी मेरी सेल हुई है, कराची में नहीं थी वो कीमारी में थी, तो उस पर ओरल एविडेंस दे सकते हैं। इसी तरह वो कहता है 2 मीनिंग्स में आ रहे हैं, मतलब आपने कार सेल किया हुंडा 2018 मॉडल वाइट, और हुंडा 2018 मतलब मॉडल आपके पास 2 वाइट्स हैं, तो आप एविडेंस ओरल दे सकते हैं कि जी कौन सी ओरल मॉडल की बात की है, कौन सी वाइट, वो जो जनवरी 2019 में 18 में खरीदी थी, या वो जो जून 2018 में खरीदी थी, उस पर ओरल एविडेंस दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कि 104 से 109 तक। आगे था वन एडमिशन इन सिविल केसेस नॉट रेलिवेंट, वो आपका सेक्शन 36 है। सेक्शन 36 में कहता है कि जी आपका कंडीशनल एडमिशन इज नॉट एडमिशन, कोई कंडीशन पे आप एडमिशन करते हैं तो वो एडमिशन रेलिवेंट नहीं होता। आगे था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड रेस जुडिकाटा। एडमिशन आप होता है कि जी कोई एक फैक्ट बता देते हैं कि जी हाँ जी मैंने 5 लाख देना है। रेस जुडिकाटा ये है कि जी एक केस जो पहले डिसाइड हो गया किसी कोर्ट से, तो दोबारा उस कोर्ट को नहीं सुनेगी। अब जहाँ पे आपको से डिफरेंस पूछ देता है ना, तो आप दोनों की सही डेफिनेशन लिख लेते हैं, तो वो डिफरेंस है, वो बेहतरीन डिफरेंस है, वो बेहतरीन डिफरेंस है। उसको आप मजीद उन्हीं डेफिनेशन को आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे आता है डिफरेंस बिटवीन डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डेपोजिशन। डाइंग डेपोजिशन, डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डेपोजिशन। अब डाइंग डिक्लेरेशन क्या है कि जब बंदा डेथ हो जाता है तो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन है। डाइंग डेपोजिशन जो बंदा मर रहा है तो वो कोई मतलब डिपोज करे, कुछ भी बयान दे दे। ठीक है, डाइंग डिक्लेरेशन होगा कि जो वो अपनी डेथ के बारे में या सरकमस्टांसेस के बारे में बताए, वो डाइंग डिक्लेरेशन है। डाइंग डेपोजिशन है कि जी वो कोई भी स्टेटमेंट दे के जाए, वो डाइंग डेपोजिशन है। और डाइंग डिक्लेरेशन वो उस वक्त डाइंग डिक्लेरेशन होती है जब वो बंदा मर जाता है। डाइंग डेपोजिशन वो जो मरते वक्त वो कह रहा है, जरूरी नहीं है कि वो मरे या ना मरे।
ठीक है। हु में रिकॉर्ड डाइंग डिक्लेरेशन, ये मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर ले तो उसकी ज़्यादा वर्थ होती है, जो कि 174 CRPC में भी बताया गया है। वैसे कोई भी बंदा रिकॉर्ड कर सकता है, पुलिस वाला या कोई भी बंदा डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर सकता है। व्हाट इज एसेंशियल्स ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। एसेंशियल ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन क्या है कि जी वो सिंपली कहता है कि जी सेम उसकी वर्डिंग में हो, जो उसने बोला हो, उसने जेस्चर में कहा है कि तो जेस्चर में लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसकी एसेंशियल एडमिसिबिलिटी है कि जी जो उसने बोला है ना वो सेम उसी की वर्डिंग में और वही सेंस में लिखे जाए। ठीक है, तो ये एसेंशियल है उसके। आगे कहता है व्हाट इज द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ ये आपका सब आपका वो स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है और डाइंग डिक्लेरेशन पे सजा हो सकती है। डाइंग डिक्लेरेशन पे सजा हो सकती है। आगे आइए आपका under which article and under what circumstances the proceeding of one court is relevant in another court। ठीक है, किन सर्कमस्टांस कहते हैं कि जी एक कोर्ट की प्रोसीडिंग दूसरी कोर्ट में रेलिवेंट हो सकती हैं। आप देखें ना वो जो 342 की जो स्टेटमेंट होती है वो किसी दूसरे केस में इस्तेमाल की जा सकती है, 161 की जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो किसी दूसरे केस में इस्तेमाल की जा सकती हैं। ठीक है, इसी तरह की वो बताता है कि जी इसी तरह आपका 47 जो है 47 भी कहता है कि जी एक स्टेटमेंट जो एक स्टेज पे आप देते हैं उसको सब्सिक्वेंट स्टेज पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, 47 के तहत वो सब्सिक्वेंट स्टेज पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? स्पीड मेरी ज्यादा तो नहीं है, तेज तो नहीं है स्पीड मेरी? एनीवन एनी क्वेश्चन? चले आगे कहता है जी अंडर विच आर्टिकल। जी महवेश अस्मा साहब, महवेश अस्मा। मैडम आपका कोई क्वेश्चन है? चले आगे कहता है आपका अंडर विच आर्टिकल इंट्रीज मेड इन रॉबर्ट यरोज नामचा या रेवेन्यू रिकॉर्ड खसरा इज रेलिवेंट। वो आपका ये जो इंट्रीज रेलिवेंट है ना ये आप देखें 48 से अनवर्ड है, 48 49 50 वहाँ पे वो बताया गया कि जी वो ऐसी कोई इंट्रीज है तो वो रेलिवेंट है। जैसे 48 में कहता है कि जी आपका कोई लेन देन है तो वो शॉप का जो रजिस्टर है वो आपका रेलिवेंट होगा। मैडम माइक आप अनम्यूट कर सकते हैं? आप भी अनम्यूट कर सकते हैं, आस्क टू अनम्यूट। जी मैडम। मैडम आप अनम्यूट हैं। आप किसी को मेरी आवाज आ रही है? कोई एक स्टूडेंट बात कर ले, मुझे किसी की अभी तक किसी की आवाज नहीं सुनाई दी। नहीं आती, क्या करूं मैं? मिस तमीना, आयशा, क्या मसला है? मैडम सर आपने माइक अनम्यूट किए हुए थे तो हम कैसे बोलते? किसके माइक अनम्यूट किए हुए थे? सर आपने सबके किए हुए थे इसीलिए सब शोर डाल रहे थे। मैडम कैसे, फिर वो आप नहीं अनम्यूट कर सकती? नहीं सर, वो अगर कैसे? होस्ट ने किए हैं तो फिर हम नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता चला कि कैसे मैं करता हूँ मैडम। मुझे अच्छा, इस चीज़ का अब तक नहीं पता कि जी होस्ट भी मतलब पक्का पक्का अनम्यूट कर सकता है।
सर होस्ट तो कर सकता है, अब कैसे हुआ है फिर? क्योंकि अब आपने अनम्यूट किया ना। अच्छा जी 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 मैडम, यहाँ तक कोई सर क्वेश्चन? ये जी, वो एक मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 83 है कि व्हाट इज द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ डाइंग डेक्लेरेशन, आपने कहा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होती कुछ ऐसा, स्ट्रॉन्ग इसको हम पीस ऑफ एविडेंस है कोऑपरेटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं मानते हैं। मैडम। मैं फिर कहता हूँ, देखें, आप कोऑपरेट किस चीज से करेंगे? ठीक है, सपोज कि सिर्फ उसकी सोल स्टेटमेंट है, उसकी सोल जी स्टेटमेंट है, तो किससे आप कोऑपरेट करेंगे? देखें, फिर आप वही मैं कहता हूँ कि जी एक आपका जो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, जैसे मैंने आपको बताया कि जी एक एग्रीमेंट टू सेल लिखा गया है कि, तो वो एग्रीमेंट टू सेल वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। अब उसी एविडेंस, उसी एग्रीमेंट के अपोज या मतलब उसकी कंट्राडिक्शन में या अपोज में कोई एविडेंस आएगी, तो वो क्या होगी? वो corroborative एविडेंस होगी, वो corroborative एविडेंस होगी। अब वही जो एक एग्रीमेंट टू सेल है, वो स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है। ठीक है, आप ना स्ट्रेट फॉरवर्ड चलें कि जी सिंपली एक डॉक्यूमेंट है या एक एविडेंस है, वो आपका स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है या नहीं है, वो रेलिवेंट है या नहीं है, एडमिजिबल है या नहीं है, बाकी को आप सबको छोड़ दें। ठीक है, कोलैबोरेशन हम देखते हैं कि जी एक स्टेटमेंट पहले आई हुई है, तो उसकी स्टेटमेंट के साथ दूसरा मतलब उसी स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई और स्टेटमेंट आ जाती है। वो दूसरी स्टेटमेंट जो होगी वो पहली वाली स्टेटमेंट को या तो कंट्राडिक्ट करेगी या कोलैबोरेट करेगी। वो हमारी बहस ही नहीं है। जी आयशा साहब, क्लियर है? अभी मैंने म्यूट कर दिया है, अब तो नहीं, अब तो नहीं म्यूट। ये मैडम क्यों हो जाता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हास्ट टू अनम्यूट। सर, आप किसी ऑप्शन को सिलेक्ट मत करें क्योंकि हमारे माइक्स ना वो अनम्यूट हो जाते हैं फिर। मैडम मुझे नहीं समझ आ रही, चले ठीक है, क्लियर है अब? अच्छा सर, जी सर। सर ये जो डाइंग डेपोजिशन है, ये किस लॉ के तहत होती है, या किस सेक्शन है, या आर्टिकल क्यूएसओ का, ये किस लॉ के तहत होती है डाइंग डेपोजिशन? मैडम ये जो है ना, ये हमारे जस्टिस साहबान बता देते हैं। ये ना डिफरेंट, जैसे कहते हैं ना, एवरी केस हैज देयर ओन सर्कमस्टांसेस, जी एवरी सर। केस हैज देयर ओन सर्कमस्टांसेस। अब ओन सर्कमस्टांस, हर केस के अपने स्टेटमेंट है। अब एक बंदे ने बताया कि जी मुझे मिस महविश ने फायरिंग की है, मुझे 5 गोलियां मिस महविश ने मारी हैं। अब वो बंदा जिंदा रहता है, तो वो उसकी डाइंग डेपोजिशन है, वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। वो मरता नहीं है, तो उसकी डाइंग डेपोजिशन है। ठीक है। ठीक है, तो ये सर्कमस्टांसेस बताते हैं, फैक्ट्स बताते हैं। ठीक है, जी सर। चलें आगे जी। आपका कहता है अंडर व्हाट आर्टिकल जजमेंट इन पर्सोनम एंड विच डील द जजमेंट नेम। ये 155 है, 55 आर्टिकल है जजमेंट पर्सोनम एंड जजमेंट इन नेम। किसी इंडिविजुअल के खिलाफ जो जजमेंट होता है वो पर्सोनम है, और किसी वर्ड के खिलाफ या पब्लिक के खिलाफ या ज्यादा लोगों के खिलाफ या कम्युनिटी के खिलाफ जो जजमेंट आती है वो जजमेंट इन नेम है। आगे कहता है, वो आपको मैंने बता दिया। प्रिंसिपल ले डाउन 71, प्रिंसिपल ले डाउन यही है कि जी जिसने सुनी है वही आके एविडेंस देगा, जिसने देखा है वही आके एविडेंस देगा। आगे कहता है डिफरेंस बिटवीन 90 और 101 और 129 भी प्रिजम्पशन की बात कर रहा है। 90 में कहता है प्रिजम्पशन ऑफ जेन्युइन सर्टिफाइड कॉपीज। कहता है एक कॉपी अगर एक रिकॉर्ड से आ जाती है, सर्टिफाइड कॉपी, तो उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो बिल्कुल ठीक है। ये सेक्शन 90 में बताया गया है। और सेक्शन 101 क्या कहता है? सेक्शन 101 कहता है
सर उसमें है कि जो सर्टिफाइड कॉपीज होती हैं जो 30 इयर्स ओल्ड हैं तो उनको प्रिज्यूम किया जाता है कि वो जो है वो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। वो देखें मैडम, वो 30 इयर्स ओल्ड भी अगर एक सही रिकॉर्ड से आए, मतलब सर्टेन डॉक्यूमेंट्स जो सही सेफ कस्टडी से आए, तो उसको प्रॉपर प्रिज्यूम किया कस्टडी में जाएगा। सर। हाँ, प्रॉपर कस्टडी, बिल्कुल प्रॉपर कस्टडी से आए तो वो समझा जाएगा वो बिल्कुल ठीक है। और इसके बारे में वो 129 में भी है कि जी जो डॉक्यूमेंट कोई एक रिकॉर्ड से आता है तो उसको कोर्ट प्रिज्यूम करती है वो ठीक है। आगे कहता है व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ जुरिसडिक्शन। क्वेश्चन है किसी का? रिट्रैक्टेड कन्फेशन का बता दें, मेरा नेट बंद हो गया था। देखिए मैडम, रिट्रैक्टेड कन्फेशन का भी मैं बता रहा था कि आपका वो रिट्रैक्टेड कन्फेशन की भी एडमिसिबिलिटी है, उसकी भी वैल्यू है। वो कोड देखेगी कि जी सरकमस्टांसेस देखेगी जी क्या पहले वाली स्टेटमेंट ठीक है या बाद वाली स्टेटमेंट ठीक है। पहले वाली स्टेटमेंट वो एक मैडम जाके अपने हस्बैंड के साथ, मतलब फ्योंसी के साथ या हस्बैंड के साथ बयान देती है कि जी मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। बाद में माँ बाप को पकड़ लेते हैं तो वो देती है कि जी मुझे तो ज़बरदस्ती अगवा किया गया था, मेरे साथ जिना किया गया था। ठीक है, तो वहाँ पे कोर्ट सरकमस्टांसेस देखेगी कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग कोर्ट देखेगी। तो क्वेश्चन था कि जी रिट्रैक्टेड कन्फेशन की वैल्यू क्या है, तो रिट्रैक्टेड कन्फेशन भी आपकी रेलिवेंट है और एडमिसिबल है। सर इसको ये कॉर्पोरेटिव होगा, मटेरियल पार्टिकुलर्स जो होंगे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस उसको देखते हुए कोर्ट ऑर्डर करेगी रिट्रैक्टेड कन्फेशन का कि ये कॉर्पोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। नहीं, कोर्ट देखेगी कि जी क्या वो पहले वाली स्टेटमेंट ठीक है या बाद वाली स्टेटमेंट ठीक है। हमारा एक केस था 2013 का है, मेरे आने से पहले का ही था। उसमें वो बाद में उसका ना जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का भी सूट चलता रहा। वो 2017 में डिक्री हो गया था, ठीक है, पार्टीज की स्टेटमेंट से। वो क्या था कि जी पहले लड़की आयशा और वर्सेस मुदस्सिर नियाज, आयशा शौकत मुदस्सिर नियाज। वो लड़की ने पहले, लड़की की एज टाइम उस टाइम थी 16 साल, 2013 की बात है, और लड़के की एज थी 25 साल। ठीक है, वो लड़की ने साथ मिलकर शादी कर ली, जाके वो बयान हुआ, बिल्कुल निकाह हो गया। और उसने, लड़की ने 164 के बयान भी दिया कि जी मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। फिर बाद में जो है लड़की आ जाती है, अपने माँ बाप के हत्थे चढ़ जाती है, तो फिर वो आके अपना बयान बदल देती है और कहती है कि जी मुझे जो है मेरे साथ ज़बरदस्ती निकाह किया गया है, मैंने अपनी मर्जी से निकाह नहीं किया। ठीक है, और उसके बाद फिर वो 400 FIR भी हो जाती है उसके 376 की, और उसके बाद 365 की, फिर जस्टिफिकेशन का केस भी चलता है, तो बाद में सुलह हो जाती है, वो हो जाता है। ठीक है, तो कोर्ट ने देखना होता है। अब देखें उसके जो बाद में वाली स्टेटमेंट है, रिट्रैक्टेड कन्फेशन जिसको कहते हैं, रिट्रैक्टेड स्टेटमेंट, उसको भी कोर्ट ने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, उसको भी कोर्ट ने एडमिट किया है। ठीक है, उसके उस स्टेटमेंट को कोर्ट ने एडमिट किया है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे कि वो कोर्ट ने फिर बाद में एविडेंस से प्रूव करना है कि जी पहले वाली स्टेटमेंट करेक्ट थी या नहीं। तो एनी वो केस कंप्रोमाइज में क्लियर हो गया था। सर ये जो रिट्रैक्टेड कन्फेशन है ये किस स्टेज पर करते हैं? मैडम जब मर्जी कर लें, स्टेट एविडेंस रिकॉर्ड और आपका उससे पहले कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। नहीं, उससे पहले दूसरा उससे जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले किसी भी टाइम आप चेक कर सकते हैं। जी सर। आगे जी आपका आगे जी फैक्ट एक्सेप्शन टू सर्वाइविंग ऑन डाइंग डिक्लेरेशन, या व्हाट आर द स्टेटमेंट रेलिवेंट इन 46 में काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स हैं कि जी डाइंग डिक्लेरेशन है, या किसी रिकॉर्ड के बारे में है, कस्टम के बारे में है, किसी राइट के बारे में है, या सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में है।
वो सारे वो आपकी रेलिवेंट होती हैं जब असल बंदा वो मौजूद ना हो। आगे कहता है व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस वेयर 46 इज एप्लीकेबल। When confession is irrelevant, confession irrelevant कब होता है? Confession irrelevant उस वक्त होता है जब 37 के तहत आ जाए, जब उसमें inducement हो, threat हो या promise हो। ठीक है। When admission is in civil cases irrelevant, वही 36 आ जाता है। अब वो क्वेश्चन सारे रिपीट हो रहे हैं, जो हमने पढ़ लिया ना वही सारे कुछ हैं, बाकी अब दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। वही जो कंडीशनल कन्फेशन एडमिशन इज नो एडमिशन। आगे था अंडर व्हाट आर्टिकल कन्फेशन, ये आपका 27 है। व्हाट फैक्ट नॉट अदरवाइज बिकम रेलिवेंट, वो नॉट बिकम नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम्स रेलिवेंट, ये पुलिया पहली बाई 24 है। व्हाट टाइप ऑफ एविडेंस इज एडमिसिबल अंडर QSO, रेलिवेंट जो एविडेंस होती है वो एडमिसिबल होती है। ठीक है। आगे कहता है व्हाट आर्टिकल ऑफ QSO डील विद रेलिवेंसी, 1818 से 69 तक, 18 to 69 ये रेलिवेंट है। आगे कहता है टू व्हाट प्रोसीडिंग आर्टिकल 26 इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। हदूद लाज पे ये अप्लाई नहीं होता। व्हेन एविडेंस में व्हेन विटनेस में रिफ्यूज टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, आर्टिकल 13 है जब वो पार्टी टू सूट नहीं होता। या 14 भी है कि जब वो पार्टी वो डॉक्यूमेंट किसी उसको मालिक ने रखी हुई है और मालिक के कहने के बगैर वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है। व्हेन पल्चरल इज कम्पिटेंट विटनेस, पल्चरी वो आपका सेक्शन 3 देखें तो उसमें वो कहता है कि जी जो बंदा पर्जरी कमिट करता है वो एविडेंस नहीं दे सकता है। हाँ, अगर वो रिपेंट कर दे, गुनाह माफ़ी मांग ले, तो फिर वो एविडेंस दे सकता है। व्हाट वी यू मीन बाय कंक्लूसिव प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ से मुराद है कि जी इन विच कोर्ट शैल बार दी विटनेस टू डिसप्रूव द फैक्ट, ऐसे फैक्ट्स जिसमें कोर्ट बार कर देती है कि जी आप एविडेंस ही नहीं दे सकते। ठीक है। आप एविडेंस नहीं दे पाते तो उस सूरत में होगा। कंक्लूसिव प्रूफ है, ये तो 9 में बताया गया है। व्हाट फैक्ट इज नॉट सेड टू नॉट प्रूव, जो फैक्ट आपका या तो प्रूव होगा या डिसप्रूव होगा, और जो ना प्रूव होता है ना डिसप्रूव होता है वो नॉट प्रूव होता है। फैक्ट प्रूव ये पीछे हमने सारा पढ़ लिया है। वाई QSO प्रोमulgated, इसमें कुछ इस्लामिक प्रोविजंस ऐड की गई हैं, जैसे सेक्शन 3 है, सेक्शन 17 है, 79 है, ये प्रोविजंस ऐड की गई हैं इस्लामिक प्रोविजंस। व्हाट आर्टिकल मेक सब्सिक्वेंट मेक प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट रेलिवेंट होता है। प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट रेलिवेंट होती है आपका आर्टिकल 47 या फिर 140 भी है, जो कि प्रीवियस उसका कंडक्ट रेलिवेंट होता है। अंडर व्हाट प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट, आपका प्रीवियस कन्विक्शन रेलिवेंट होती है। आपका देखें प्रीवियस कन्विक्शन, उस पर जब आपका सजा इनहांस करनी हो तो वो प्रीवियस कन्विक्शन आपकी जैसे 75 है PPC का, या फिर आपका 221(7) है CRPC का, या इसमें प्रीवियस कन्विक्शन का सर इसमें ये तो नहीं आ जाएगा कि जब प्रीवियस वो क्रिमिनल केस में जो बैड कैरेक्टर है वो रेलिवेंट नहीं होता एक्सेप्ट इन रिप्लाई 68 आर्टिकल। हाँ बिल्कुल 68 भी है, बिल्कुल सही कह रही हैं कि जी आपका कि जी जनरल रूल तो ये है कि जी उसकी प्रीवियस कन्विक्शन 27 में कन्विक्शन की तो बात नहीं करता, 27 में कन्विक्शन की बात नहीं करता मैडम। ये 28 वाला सही कह रहे हैं कि जी उसकी प्रीवियस बैड कैरेक्टर जो है रेलिवेंट नहीं है, ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन है कि जी हाँ जब वो खुद कहे कि जी मैं हाजी साहब हूँ, ठीक है, खुद कह दे कि जी मैं हाजी साहब हूँ, फिर उसकी रेलिवेंट हो सकती है। 27 में उसकी कन्विक्शन की बात नहीं करता वो, इंटेंशन नॉलेज गुडविल इलविल शोइंग, ये 27 नहीं है। ठीक है। 20 आपका 68 है उसका बैड कंडक्टर।
पता नहीं मेरा माइक क्यों अनम्यूट हो जाते हैं, ये मुझे नहीं पता चल रहा। आस्क टू अनम्यूट।